एक चीफ मिनिस्टर, 2 साल की जेल, हजारों न्यूज डिबेट और कई करोड़ व्यूज उन लोगों के जो आपको फैक्ट बता रहे थे। लेकिन जब कोर्ट का डिसीजन आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। क्या केजरीवाल सच में भ्रष्ट है या फिर हमारी एजेंसीज केवल एक कहानी बना रही थी? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आपसे छुपाया क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए थे, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा है कि सीबीआई का केस कंजक्चर और सरमिश पे टिका है। मतलब कि सीबीआई और ईडी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए थे, जिसके लिए उन्हें 2 साल तक जेल में रखा, वो सब कुछ उनका अंदाजा था, उनके ख्याली पुलाव। इसका कोई सबूत नहीं मिला उन्हें। अब जरा सोच के देखो कि जब इनके पास कोई सबूत नहीं था तब इनने बिना सबूत के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 567 डेज तक जेल में रख लिया। 567 डेज ये क्रिकेट का कोई स्कोर नहीं है, बल्कि ये दिन है। और अगर तुम इन्हें काउंट करो ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये एक एक दिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कैसे निकला होगा, जब उन्हें उस क्राइम की सजा दी जा रही है जो क्राइम उन्होंने किया ही नहीं। और इन्हीं 567 डेज के अंदर हजारों न्यूज डिबेट हुए जिनके अंदर ये कंफर्म किया गया कि अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। और इसी टाइम पे नीतीश राजपूत जैसे बड़े क्रिएटर की वीडियो आती है जिसके अंदर वो बकायदा एक्सप्लेन करते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी ने ये भ्रष्टाचार कैसे किया। इस वीडियो को अगर तुम जाके देखो तो तुम्हें लगेगा कि यार इनको एक एक डिटेल पता है, यानी कि सीबीआई और ईडी के पास पूरे प्रूफ होंगे। दिल्ली की न्यू लिकर पॉलिसी, गोवा के इलेक्शन और साउथ ग्रुप के कनेक्शन से दिल्ली के अंदर नेता क्यों पकड़े जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये ईडी सीबीआई ने कोर्ट के अंदर प्रूफ क्या रखे हैं, ये सारी एक्चुअल डिटेल्स जो है मैं आपके सामने एज इट इज रखूंगा ताकि आपको अपना ओपिनियन बनाने में आसानी हो। कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई ने टोटल 8 चार्जशीट लगाई थी और एफआईआर और ईसीआईआर को भी अगर आप मिला लें तो टोटल 10 डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। और ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट मैंने खुद पढ़े हैं ताकि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो आपके सामने रख सकूं। हवाला के किस अकाउंट से पैसा गया, किसने किया और कब किया, चैट्स में क्या था, होटल की जो फुटेज थी, ये सारी डिटेल्स जो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रखी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं रखूंगा और इन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, तो आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। लेकिन कोर्ट क्या कहता है अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट देते हुए सीबी और ईडीआई से कि आप लोग कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, आपने जितने एलिगेशन लगाए वो केवल अपने अंदाजे के दम पे लगाए। अब सवाल ये है कि अगर ये पूरा केस ही फ्रॉड था तो ये फ्रॉड बनाया किसने, किसने इतनी सारी प्लानिंग की और क्यों इसकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी की गई, ये सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप ये समझो कि ये सब शुरू क्यों हुआ। और ये केवल अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। अगर तुमने कुछ दिनों पहले न्यूज को फॉलो किया है तो तुम्हें पता होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि एक शंकराचार्य है, उनके ऊपर पॉक्सो लगा दिया गया ये कह के कि इन्होंने 2 माइनर लड़कों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। तुम सोचो एक शंकराचार्य जो कि एक बाल ब्रह्मचारी होता है, जिसको हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी उपाधि मिली है, उनके ऊपर ऐसे एक्ट लगाए गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की तरह बीजेपी की गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भाई ये तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इनके साथ ऐसा होता होगा, हमें क्या लेना देना, हम तो आम आदमी है। तो सुनो, आम आदमी होना आज के टाइम पे कोई शील्ड नहीं है जो तुम्हें बचा लेगी। गवर्नमेंट वैसे ही तुम्हें हर जगह से चूस रही है और जिस दिन तुमने अपने हक के लिए आवाज उठा ली उस दिन से तुम्हारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। सोचो जब ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी एविडेंस के मनगढ़ंत कहानियों के केस के ऊपर 2 साल तक जेल में रख सकते हैं, जब ये एक शंकराचार्य के ऊपर ऐसा घिनौना केस लगा सकते हैं, तो सोचो ये आम आदमी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये सब शुरू हुआ था 2022 में जब दिल्ली की सरकार ने लिकर पॉलिसी लागू की और कुछ महीनों बाद ही इस पॉलिसी को वापस ले लिया। इसके बाद गोदी मीडिया ने ये हर जगह हल्ला करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो पॉलिसी थी ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम थी। और मीडिया के ऊपर जितने लोग भरोसा नहीं करते, जिन्हें ये पता है कि ये तो गोदी मीडिया है, ये बिके हुए हैं, उन्होंने भरोसा किया नीतीश राजपूत की वीडियो के ऊपर। तुम अभी भी यूट्यूब पे जाके इनकी ये वीडियो देख सकते हो, जिसके थंबनेल और टाइटल से ही तुम ये समझ जाओगे कि ये इस वीडियो के अंदर क्या प्रूफ करने वाले हैं। और जब तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे वहां तुम नोटिस करोगे कि इस वीडियो के अंदर नीतीश राजपूत ने पूरा स्कैम, पूरी स्टोरी को एज इट इज एक्सप्लेन किया है जैसे इन्हें सब पता है। और जैसा कि अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सारी चीजें एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो मेरा इनसे सिंपल सा सवाल है कि सर फिर कोर्ट को एविडेंस क्यों नहीं मिले? अगर वो एविडेंस एक यूट्यूबर को मिल सकते हैं जिससे वो पूरी एक वीडियो बना दे जिसके अंदर वो सब एक्सप्लेन करते कि कैसे एक सिटिंग सीएम स्कैम कर रहा था इतना बड़ा, जिसके बाद उस सीएम को जेल भी हो गई, तो वो एविडेंस सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए? वो एविडेंस केवल आपको कहां से मिले? कोर्ट के ये एज इट इज वर्ड हैं जो मैं आपको अभी बोल के बता रहा हूं। कोर्ट ने सीधा कहा है कि नैरेटिव ऑफ कॉन्स्पिरेसी बनाया गया बिना इसके कि प्रोस्टिट्यूट प्रॉपरली इसको प्रूफ करे। सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो कोर्ट का ये कहना है कि सीबीआई ने पहले से ही ये मान लिया था कि अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम के थ्रू फ्रॉड किया है, और उसके बाद जब उन्होंने अपने माइंड में ये थ्योरी सोच ली कि नहीं फ्रॉड
हुआ ही है। तब उन्होंने इसकी छानबीन शुरू की और इसके लिए सबूत ढूंढने की कोशिश की, और जब इनके प्रूफ इनको नहीं मिले तो ये कोर्ट में आके कहते हैं कि नहीं, हमने ये सोचा है ना, ऐसा ही हुआ होगा। अब यहाँ से एक सवाल उठता है सीबीआई और ईडी के ऊपर कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं या फिर सरकार की कठपुतली। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है, और मेरा डाटा झूठा नहीं है, क्योंकि मुझे किसी पार्टी से फंडिंग नहीं आ रही। जब से 2014 से इंडिया के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तुम एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे न्यूज के अंदर भी, और वैसे भी अगर तुम डाटा को चेक करो तो तुम्हें आराम से ये चीज दिख जाएगी कि ईडी की रेट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गई हैं एकदम से। ईडी बीजेपी पार्टी का वो लठ है जिसको हर उस इंसान को दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दे या सरकार से सवाल पूछ ले। ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने की गलती की, ईडी का लठ उन्हें दिखा तो उन्होंने लठ से डर के तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद उनके सारे केस एकदम से बंद हो गए। यानी 2 दिन पहले जो ईडी के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिमिनल था इंडिया का, वो व्यक्ति जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करता है वो पवित्र हो जाता है। भाई ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है तुम्हारी कि सारे दाग एक बार में धुल गए। आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी, ईडी का केस इनके ऊपर आया, ये बीजेपी के पास गए, इनका केस बंद हो गया। हेमंत विश्वा शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे, इनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस बन गया। नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन जैसे ही इस बंदे ने बीजेपी ज्वाइन की, ये बंदा तुरंत आसाम का सीएम बन गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती? लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं, वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी के। मतलब कल तक जो प्रधानमंत्री की नजरों में सबसे बड़ा क्रिमिनल था, वो एक ही दिन में पवित्र कैसे हो गया कि तुमने उसको सीएम बना दिया? हेमंत विश्वा शर्मा के पास नरेंद्र मोदी का कोई वीडियो है क्या? वहीं पे तुम्हारे सामने एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल का, जो कि बीजेपी में नहीं गए ईडी के लठ से डर के, ना उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना छोड़ा। तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक सिटिंग सीएम जो अभी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे है, उसको बिना एविडेंस के तुमने 567 डेज तक जेल के अंदर बंद रख लिया। मतलब वो जिस स्टेट का सीएम था वहां पे दोबारा चुनाव भी हो गए, वो बंदा जेल में ही रह गया। अब मैं यहाँ पे बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो तो पूरी दुनिया कर रही है। मैं तुम्हें केवल एक बात का एहसास करवाना चाहता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है, उसके हाथ में जब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी सीबी, ईडीआई ये आ जाती है और ये उनके इशारों पे नाचना शुरू करती है, तो फिर तुम साफ देख सकते हो कि कैसे डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। और ये चीज सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लागू होती है जो भी इंडिया में रूल करेगी। लेकिन अभी हम बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पार्टी रूल कर रही है और ये कांड भी वही कर रहे हैं। और तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि अब अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो तुम्हें इन सारी चीजों की ऐसी आदत लगेगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो यही करेगी। जैसे कि इंडिया के अंदर सबको पता है कि मीडिया बिक चुका है, पूरी तरह से बिक चुका है, वो मुंह से हकते हैं। लेकिन फिर भी तुम देखो इंडिया के अंदर 70% हाउस के अंदर न्यूज देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आदत बन गई है ना न्यूज को देख के। पता भी है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे देखते हैं और उसी नैरेटिव को अपने माइंड में घुसा लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर तुमने गवर्नमेंट की ये मनमानी सहन कर ली तो आने वाली दूसरी गवर्नमेंट भी यही करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम तो चुपचाप सह लोगे। ट्रायल विदाउट प्रूफ, तुम इन 3 शब्दों को समझ लो, तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस के अंदर सीक्वेंस क्या होता है? जैसे वो बीजेपी का एक लीडर है जिसने रेप किया था, उसका केस जब बना होगा तो क्या हुआ था पता है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद एविडेंस ढूंढे गए, उसके बाद एक चार्जशीट बनाई गई और उसके बाद इनका ट्रायल हुआ। तब जाके इन महाशय को सजा हुई और फिर इन्हें बेल भी मिल गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक, इनके केस में क्या हुआ पता है? सबसे पहले तो एजेंसीज ने ये मान ही लिया कि ये क्रिमिनल है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये दिमाग में मान चुके हैं कि नहीं भाई तुम क्रिमिनल हो। फिर इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया जिसमें इनका पूरा सहयोग किया मीडिया ने और कुछ गोदी यूट्यूबर्स ने। फिर इन्होंने एक चार्जशीट बनाई, एविडेंस के हिसाब से नहीं, नैरेटिव के हिसाब से, और फिर कोर्ट के ट्रायल शुरू हुए। और जब ये एजेंसीज कोर्ट के अंदर कुछ प्रूफ नहीं कर पाई तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी एजेंसी ने आके माफी मांग ली? कौन से नेता, कौन से यूट्यूबर, कौन सी मीडिया ने आके एक एपोलॉजी लेटर पकड़ा दिया कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने जो मनगढ़ंत कहानी आपके खिलाफ बना के इतना ज्यादा आपको बदनाम किया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, हम तो ऐसे ही हवा में तीर मार रहे थे। वो टाइम तो आप उस आदमी को लौटा नहीं सकते जितना टाइम आपने उसको जेल में बिठा के रखा बिना किसी गुनाह के, जिसको आप साबित नहीं कर पाए। उल्टा उसकी फैमिली की, उसकी पार्टी की आपने कितनी बदनामी की, आप उसकी इज्जत वापस लौटा पाओगे? और यहाँ पे मैं केजरीवाल का एग्जांपल देके हर उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसके साथ ऐसा इंडिया के अंदर होता है, क्योंकि हमारी कानूनी व्यवस्था और सारी एजेंसीज कितना अच्छा काम करती हैं ये आप केजरीवाल के केस से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इन 2 सालों में अरविंद केजरीवाल को जितना बदनाम किया गया शायद ही पिछले 20 सालों में किसी भी पॉलिटिशियन को किया गया हो।
राहुल गांधी के अलावा। और लास्ट में जब ये पता लगता है कि इस चीज का प्रूफ ही नहीं था, हम तो बस हवा में तीर मार रहे थे, तो तुम सोचो इस देश की कंडीशन क्या है भाई। हमारी सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई और ईडी मनगढ़ंत कहानियों पे केस चला रही हैं, वो भी एक सीएम के ऊपर। अब जरा सोच भाई, ये आम आदमी के साथ क्या क्या करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकदम सही थे जब उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम बन गए ना तो वो इस कंट्री के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. पहले इन्होंने मीडिया खरीदी, इनने एजेंसीज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। जैसे इन्हें लगा कि यार सोशल मीडिया पे ध्रुव राठी और दूसरे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आ रहे हैं हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारा पर्दाफाश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने यूट्यूबर्स भी बिठा दिए। अभी तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये क्लेम कर रहे थे कि उन्हें कांग्रेस की साइड से प्रमोशन के मैसेज आ रहे हैं कि आप एआई समिट की बुराई करो, हम आपको पैसे देंगे। और जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि हम लीगल एक्शन ले रहे हैं तो सबने अपनी वीडियोस क्यों हटा दी। फिर भाई जब तुम स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें सच में अप्रोच किया है तो फिर डरने की क्या बात है। जैसे बीजेपी वाले मोहम्मद दीपक जैसे किसी आम आदमी को परेशान करते हैं तो राहुल गांधी वगैरह उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। तुम्हें अगर कांग्रेस पार्टी परेशान कर रही है तो जाओ बीजेपी के पास, वो भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात वही है ना कि अगर तुम सच्चे हो तब तो तुम्हारे अंदर दम हो। इन शॉर्ट अभी के टाइम पे ना तो तुम गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हो, ना ही किसी एजेंसी पे, ना कोर्ट पे, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर्स पे, और मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं। कोई आइडिया नहीं है कौन कहां से कैसे आके तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, खुद को न्यूट्रल साबित करते हुए। और जब शंकराचार्य, सोनम वांगचुक, राहुल गांधी, केजरीवाल इन जैसे लोगों के साथ ये सब हो सकता है तो भाई सबसे बड़ा डर यही लगता है कि आम आदमी की ये गवर्नमेंट सोचेगी कब। और अभी तो केवल केजरीवाल जेल से बाहर आया है 2 साल बाद, तुम सोचो सोनम वांगचुक कितने टाइम से जेल में है, उसकी बात कौन कर रहा है। मैं इस वीडियो से सिर्फ तुम्हें अवेयर करवाना चाहता था। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि जितनी ज्यादा फेक इन्फॉर्मेशन फैलती है ना उतनी ही रियल भी फैलनी चाहिए। और प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना क्या तुमने नीतीश राजपूत की उस अरविंद केजरीवाल वाली वीडियो को देखा था, और अगर हाँ तो तुम्हें उसके बाद कैसा लगा था, और अभी जब ये फैसला आया है तब तुम्हारे क्या विचार है। ये सारी चीजें मुझे कॉमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और भी ऐसी रियल वीडियोस के लिए जिनके अंदर कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। और मेरे चैनल के ऊपर और भी ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जिन्हें तुम चेकआउट कर सकते हो। मैं किसी का कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।